हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। आज की वीडियो में हम एमपी एक्साइज एक्ट का चैप्टर 5 करेंगे जो कि डील करता है ड्यूटीज़ एंड फीस से। ठीक है, इस चैप्टर में टोटल 4 सेक्शंस हैं, सेक्शन 25 से सेक्शन 27A तक। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है चैप्टर 5 का सेक्शन 25। डील करता है ड्यूटीज़ ऑन एक्साइजेबल आर्टिकल। ठीक है, एक्साइजेबल आर्टिकल पर ड्यूटी यानी कि ऐसी सभी वस्तुएं जिन पे एक्साइजेबल ड्यूटी लग सकती है, ठीक है, उन पर ड्यूटी। An excise duty or a contravailing duty, as the case may be, shall, if the state government so directs, be levied on all excisable articles other than medicinal and toilet preparation, ठीक है, other than medicinal and toilet preparations specified for the time being in the schedule to the medical and toilet preparation excise duty act 1955। ये सेक्शन कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो एक्साइज ड्यूटी या फिर कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी लगा सकती है सभी एक्साइज आर्टिकल्स पर, एक्सेप्ट किसको छोड़कर। एक्सेप्शन क्या है? मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस। ठीक है, जो कि मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज एक्ट के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्साइज ड्यूटी क्या है। एक्साइज ड्यूटी जब गुड्स स्टेट के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। ठीक है, मान लीजिए मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही कोई भी टॉक्सिकेंट ड्रग वगैरह जो है वो बनाए जा रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो उन पे कौन सी ड्यूटी लगेगी? एक्साइज ड्यूटी। और कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी क्या है? अगर गुड्स बाहर से, ठीक है, किसी दूसरे स्टेट से इम्पोर्ट करे जा रहे हैं तो उन पे भी सेम रेट से ड्यूटी लगाई जा सकती है ताकि दोनों चीज़ों की प्राइस इक्वल रहे, वो होगी कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी। ठीक है, तो बस आप सिंपल से एग्जाम्पल से याद रखिए, अगर एमपी में मैन्युफैक्चर हो रहा है तो कौन सी ड्यूटी लगेगी? एक्साइज ड्यूटी। और मान लीजिए अगर यूपी से इम्पोर्ट की जा रही है शराब, कोई भी इंटॉक्सिकेंट ड्रग, तो लगती है कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमने समझना है मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशंस क्या हैं। मेडिसिनल प्रिपरेशन जो होती है, याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश है और ये मेडिसिनल प्रिपरेशन है, नहीं तो एमपी में आप कंफ्यूज हो जाओ। वो लिक्विड जिसमें अल्कोहल हो और मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता हो, जैसे कि कोई टॉनिक, कफ सिरप, ठीक है, इन सब चीज़ों में जो है वो यूज़ किया जाता है अल्कोहल का, लेकिन ये क्या है? मेडिसिनल यूज़ के लिए है। और टॉयलेट प्रिपरेशन, उसमें क्या आ जाएगा? परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स या कोई लोशन जिसमें कि अल्कोहल का यूज़ किया गया हो। ठीक है, इन दोनों पे ड्यूटी इस एक्ट के थ्रू नहीं बल्कि मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट के थ्रू लगती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इनको एक्सेप्शन में डाला गया है। अब सेक्शन 25 कहता है कि एक्साइज ड्यूटी लग सकती है जब आर्टिकल इम्पोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, ट्रांसपोर्टेड या फिर ट्रांसपोर्ट हो, मैन्युफैक्चर्ड, कल्टिवेटेड और कलेक्टेड अंडर एनी लाइसेंस ग्रांटेड अंडर सेक्शन 13। ठीक है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा हो, बनाया जा रहा हो, उसकी खेती की जा रही हो, कलेक्ट किया गया हो अंडर लाइसेंस, ठीक है, या फिर मैन्युफैक्चर्ड एनी डिस्टिलरी इस्टेब्लिश्ड और एनी डिस्टिलरी और ब्रेवरी लाइसेंस अंडर दिस एक्ट, या फिर किसी डिस्टिलरी या फिर ब्रेवरी में बनाया गया हो इस एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, लाइसेंस डिस्टिलरी या फिर लाइसेंस्ड ब्रीवरी में बनाया गया हो, इन चीज़ों पर जो है एक्साइजेबल ड्यूटी लग सकती है। प्रोविज़ो क्या बोल रहा है? प्रोवाइडेड दैट इट शैल बी लॉफुल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट एनी एक्साइजेबल आर्टिकल फ्रॉम एनी ड्यूटी टू विच द सेम मे बी लाइबल अंडर दिस एक्ट। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी आर्टिकल को ड्यूटी से एग्जेम्प्ट कर सकता है, ठीक है, छूट दे सकता है। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? ड्यूटी में बी इम्पोज अंडर सबसेक्शन 1 एट डिफरेंट रेट्स अकॉर्डिंग टू। जो ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी अंडर सबसेक्शन 1 वो डिफरेंट रेट्स पर लगाई जा सकती हैं, अलग अलग रेट्स पर लगाई जा सकती हैं। देखिए क्लॉज 1 क्या बोल रहा है? द प्लेस टू विच एनी एक्साइजेबल आर्टिकल इज़ टू बी रिमूव्ड। ये डिपेंड करता है कि आर्टिकल कहाँ भेजा जा रहा है।
द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल, ठीक है, उसकी क्वालिटी और स्ट्रेंथ क्या है। द यूज़ ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल फॉर डिफरेंट पर्पजेज, उसका यूज़ किस पर्पज़ के लिए हो रहा है। द वैल्यू ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एज में बी प्रिस्क्राइब, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखकर उस पर ड्यूटी अलग अलग रेट्स पे लगाई जा सकती है। और सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 के अंतर्गत किसी भी बात के होते हुए भी ड्यूटी shall not be imposed thereunder on any article which has been imported into India and was liable on such importation to duty under the Sea Custom Act 1878 और under the Indian Tariff Act 1894। एक एक्सेप्शन भी है कि अगर कोई आर्टिकल इंडिया में इंपोर्ट हुआ और उस पर ऑलरेडी कस्टम ड्यूटी, कौन सी ड्यूटी, कस्टम एक्ट के अंतर्गत कस्टम ड्यूटी या फिर इंडियन टैरिफ एक्ट तो लग चुका है, तो उस पर एक्साइज ड्यूटी दोबारा नहीं लगेगी, ठीक है। और ये जो सेकंड क्लॉज है ये ओमिट कर दिया गया है, ठीक है, हटा दिया गया है। अब देखते हैं सबसेक्शन 4। नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल बी कॉन्स्टिट्यूट to preclude the state government from enhancing or reducing the rates of duty during the course of a financial year, and the power to enhance or reduce the rate of duty shall include power to give retrospective effect to such enhancement or reduction from a date not earlier than the commencement of the financial year। सबसेक्शन 4 में कहा गया है, इस सेक्शन में किसी भी बात के होते हुए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इन्हांस कर सकती है रेट्स को, रिड्यूस कर सकती है, ठीक है। मतलब कि अगर किसी सेक्शन में ड्यूटी का रेट फिक्स किया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट ड्यूटी का रेट इन्हांस या रिड्यूस का पावर लूज़ कर देगी। स्टेट गवर्नमेंट के पास फुल पावर है कि फाइनेंशियल ईयर के बीच में भी ड्यूटी के रेट बढ़ा या घटा सके, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, मान लीजिए इसी साल का हम मान लेते हैं, तो वो होगा 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026। तो गवर्नमेंट को ये भी पावर है कि वो अपने इस इन्हांसमेंट और रिडक्शन को, अपने इस इन्हांसमेंट और रिडक्शन को कैसा इफ़ेक्ट दे सकती है, रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट दे सकती है, ठीक है। मतलब कि पहले चीज़ों पर भी ये चीज़ें लागू कर सकती है, लेकिन एक कंडीशन है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव जो इफ़ेक्ट है कभी भी फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट से पहले अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है। एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बाल सारा। कब का केस है, 1951 का। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन को एक्साइज के अलग अलग कैटेगरी में ट्रीट किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 26, वेज ऑफ लिवाइंग सच ड्यूटीज, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी लगाने के तरीके। सब्जेक्ट टू सच रूल्स रेगुलेटिंग द टाइम, प्लेस एंड मैनर एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब, सच ड्यूटी शैल बी लिवाइड ratably on the quantity of excisable article imported, exported, transported, collected or manufactured in or issued from a distillery, brewery or warehouse। ऐसे रूल्स के अधीन रहते हुए टाइम, प्लेस और मैनर को रेगुलेट करते हुए जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे, ऐसी ड्यूटीज़ लिवाई की जाएंगी रेटेबली ऑन द क्वांटिटी ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल, एक्साइजेबल आर्टिकल की क्वांटिटी को देखते हुए, जो इंपोर्ट किए गए हैं, एक्सपोर्ट किए गए हैं, ट्रांसपोर्ट किए गए हैं, कलेक्ट किए गए हैं या मैन्युफैक्चर किए गए हैं किसी डिस्टिलरी, ब्रीवरी या वेयरहाउस से। प्रोवाइडेड दैट, प्रोविजो क्या बोल रहा है, ड्यूटी में बी लिवाइड ऑन इंटॉक्सिकेशन ड्रग्स बाय एन acreage rate levied on the cultivation of the hemp plant or by a rate charged on the quantity collected। इंटॉक्सिकेशन ड्रग्स जैसे कि गांजा, भांग और हेम्प प्लांट,
ड्यूटी या तो कल्टीवेशन पर एकड़ यानी कि कहाँ खेती की जा रही है पर एकड़ के हिसाब से लगाई जा सकती है, या फिर क्वांटिटी कलेक्ट होने पर। क्लॉज बी क्या बोल रहा है? ऑन स्पिरिट और बियर मैन्युफैक्चर्ड इन एनी डिस्टिलरी एस्टेब्लिश्ड और एनी डिस्टिलरी और ब्रीवरी लाइसेंस्ड अंडर दिस एक्ट। स्पिरिट या फिर बियर जो डिस्टिलरी ब्रीवरी में बनती है उन पर भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। क्लॉज 1 क्या बोल रहा है? इन अकॉर्डेंस विद सच स्केल और इक्विवेलेंट्स calculated on the quantity of materials used or by the degree of attenuation of the wash or wort as the case may be, as the state government may prescribe। और ड्यूटी लग सकती है रॉ मटेरियल की क्वांटिटी के हिसाब से या फिर उसकी स्ट्रेंथ एट्यूनेशन के हिसाब से, यानी कि कितना स्ट्रॉन्ग या फिर डाइल्यूट है, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। या फिर क्लॉज बी क्या बोल रहा है? बाय रेट चार्ज डायरेक्टली ऑन द मटेरियल्स यूज्ड, या फिर डायरेक्टली रॉ मटेरियल पर जो यूज़ हुए हैं। और क्लॉज सी क्या बोल रहा है? ऑन टैन बाय अ टैक्स ऑन ईच ट्री फ्रॉम विच द टैन इज ड्रॉन। टैन यानी कि लेदर टैनिंग के लिए जो ट्री यूज़ होता है, हर एक ट्री पर टैक्स लगाया जा सकता है जिसमें से टैन एक्सट्रैक्ट होता है, जिसमें से टैन ड्रॉ किया जाता है। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? वेयर पेमेंट इज मेड अपॉन द इशू ऑफ एन एक्साइजेबल आर्टिकल फॉर सेल फ्रॉम अ वेयर हाउस इट शैल बी एट द रेट ऑफ ड्यूटी इन फोर्स ऑन डेट ऑफ इशू ऑफ सच आर्टिकल फ्रॉम द वेयर हाउस। जब कोई एक्साइजेबल आर्टिकल वेयर हाउस से निकाल कर सेल के लिए इशू होता है, ड्यूटी वही लगेगी जो उस डेट पर एप्लीकेबल है। ठीक है। और सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है? वेयर द रेयर ऑफ द ड्यूटी इज इनहेंस्ड और ड्यूटी रिड्यूस्ड आफ्टर पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन इशू ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल फ्रॉम वेयर हाउस एंड द एक्साइजेबल आर्टिकल इज इट स्टॉक with a holder of license, the excisable article in stock shall be subject to the levy of duty at the rate so enhanced or reduced, and the difference in duty shall be payable or refundable as the case may be by or to the holder of a license with whom such duty paying excisable article is in stock at the material time। सबसेक्शन 3 बोल रहा है अगर ड्यूटी बढ़ गई या फिर कम हो गई और आर्टिकल वेयर हाउस में पड़ा हुआ है और लाइसेंस होल्डर के पास है तो नए रेट के हिसाब से ड्यूटी पेएबल होगी या फिर रिफंडेबल होगी। सिंपल शब्दों में समझें तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग चीज़ों पर ड्यूटी लगाती है। ड्रग्स पर एरिया क्वांटिटी के हिसाब से, बियर स्पिरिट पर, रॉ मटेरियल के स्ट्रेंथ के हिसाब से, और टैनिंग के लिए ट्रीज़ पर। अगर वेयर हाउस से सामान निकला तो उस दिन के रेट के हिसाब से ड्यूटी लगेगी। अगर रेट बदल गया है तो डिफरेंट रेट होगा, वो एडजस्ट या रिफंड हो जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 26। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 27 पे, जो कि डील करता है पेमेंट फॉर ग्रांट ऑफ लीजेस। ठीक है। लीजेस ग्रांट करने के लिए पेमेंट इंस्टेड ऑफ और इन एडिशन टू एनी ड्यूटी leviable under this chapter, the state government may accept payment of a sum in consideration of the grant of any lease under section 18। इसमें लिखा है कि जो ड्यूटी लिवाइबल है अंडर दिस चैप्टर उसके बदले में या उसके अलावा भी स्टेट गवर्नमेंट एक फिक्स्ड सम, ठीक है, पैसे की रकम एक्सेप्ट कर सकती है। ये पेमेंट किसी लीज के ग्रांट के कंसीडरेशन में होता है, यानी कि अगर कोई चीज़ पट्टे पर दी गई है उसके बदले में होता है, जो सेक्शन 18 के अंतर्गत होता है। सिंपल सी बात है, अगर कोई ड्यूटी लगनी थी तो उसके बदले गवर्नमेंट सीधा एक अमाउंट ले सकती है जब वो किसी को लीज पर देती है, जैसे लिक्वर शॉप चलाने का लीज। और सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में किसी भी बात के होते हुए shall be constitute or preclude the state government from enhancing or reducing the sum received in consideration of a grant of any lease under section 18 during the course of a financial year or during the currency of a license, and the power to enhance or reduce the sum shall include power to give retrospective effect to such enhancement or reduction from the date not earlier than the commencement of financial year। सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि सबसेक्शन 1 के अंतर्गत अगर कुछ पैसे रिसीव किए गए लीज के बदले तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट अपना पावर लूज़ कर देगी ड्यूटी के रेट बढ़ाने का या फिर घटाने का लाइसेंस के टाइम के दौरान। और गवर्नमेंट के पास ये पावर भी है कि वो रेट
इन्हेंस कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू भी कर सकती है। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की जो डेट है वो फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से पहले की नहीं हो सकती। ठीक है, तो सेक्शन 27 जो है वो बेसिकली बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट ड्यूटी के बदले एक फिक्स्ड पेमेंट ले सकती है, लीज ग्रांट करते वक्त। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो गवर्नमेंट है वो फ्यूचर में ड्यूटी को इन्हेंस या फिर रिड्यूस नहीं कर सकती। ठीक है, और तीसरी बात इसमें बोल रहा है कि गवर्नमेंट पावर रखती है और रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिवली भी रेट चेंज कर सकती है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले का इफेक्ट नहीं दे सकती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेक्शन 27A डील करता है सेविंग्स फॉर ड्यूटीज बीइंग लिवाइड एट कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोल रहा है सबसेक्शन 1? Until provision to the contrary is made by Parliament, the state government may continue to levy any duty of which this section applies, which it was lawfully levying immediately before the commencement of the Constitution under this chapter as then in force. सबसेक्शन 1 बोल रहा है कि जब तक पार्लियामेंट कोई नया प्रोविज़न नहीं बनाता, ठीक है, इसके अगेंस्ट में, तब तक स्टेट गवर्नमेंट जो है वही ड्यूटी लिवाई कर सकती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले लॉफुली लगाई जा रही थी। सिंपल सी बात है, जो ड्यूटी पहले से चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशन के आने के दिन तक वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती रहेगी जब तक पार्लियामेंट कुछ और डिसाइड ना करे। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? द ड्यूटीज़ टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज आर, ये सेक्शन मेनली 2 तरह की ड्यूटीज़ पे अप्लाई होता है। कौन कौन सी हैं? एनी ड्यूटी ऑन इंटॉक्सिकेंट विच आर नॉट एक्साइजेबल आर्टिकल विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट, यानी कि ड्यूटी ऑन इंटॉक्सिकेशन, जो इंटॉक्सिकेंट्स एक्साइजेबल आर्टिकल्स नहीं होते इस एक्ट के मीनिंग में, उन पर भी ड्यूटी लगती रहेगी। और क्लॉज बी बोल रहा है एनी ड्यूटी ऑन एन एक्साइजेबल आर्टिकल प्रोड्यूस्ड outside India and imported into the state, whether across a custom frontier as defined by the central government or not. Second है duty on excisable article imported from outside India। ठीक है, यानी कि चाहे वो कस्टम फ्रंटियर क्रॉस करके आए या नहीं, उन पर भी ड्यूटी लगती रहेगी। और जो क्लॉज सी है वो ओमिट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। सबसेक्शन 3 देखिए क्या बोल रहा है? नथिंग इन दिस सेक्शन शेल ऑथराइज द लेवाई बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनी ड्यूटी विच एज बिटवीन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट एंड सिमिलर गुड्स नॉट सो मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड डिस्क्रिमिनेट्स in favor of the former, of which in the case of good manufactured or produced outside the state, discrimination between goods manufactured or produced in one locality and similar goods manufactured or produced in another locality। सबसेक्शन 3 क्या है? एक सेफगार्ड है। स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर नहीं मिलेगी क्योंकि वो ड्यूटी ऐसे लगाए जो कि डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करे। किसके बीच डिस्क्रिमिनेट करे? किसी एक स्टेट में बने गुड्स और दूसरे स्टेट में बने गुड्स के बीच डिस्क्रिमिनेट क्रिएट करे, या फिर एक लोकेलिटी के गुड्स और दूसरी लोकेलिटी के गुड्स के बीच डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करे। मतलब ड्यूटी सब पे इक्वल होगी। मतलब क्या है कि जो ड्यूटी है वो सब पर इक्वल होगी एंड डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव अलाउड नहीं है। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ आ जाता है यहाँ पर, कल्याणी स्टोर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 1966। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट इम्पोर्टेड लिक्वर पर ड्यूटी लगा सकता है।
स्टेट क्या कर सकता है, इम्पोर्टेड लिक्वर पर ड्यूटी लगा सकता है, लेकिन उस ड्यूटी का नेचर डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए। तो आज हमने इस वीडियो में 4 सेक्शंस कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।